नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए आज पिछले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे कि निफ्टी का पीए रेशियो एक वाजिब बिल्लू पे आ गया है और अब मार्केट में ज़्यादा डाउनसाइड नज़र आता नहीं है। इस पॉइंट के साथ मैंने पिछले वीडियो को क्लोज किया था, मैं उसे ही कंटिन्यू करता हूँ। और क्योंकि आज मैंने कुछ और सेक्टोरियल वाइज भी मैंने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश किया है, मैं आप लोगों को वन बाय वन करके शेयर करता हूँ। फिर हम लोग चलेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब चार्ट पे बात करेंगे कि चार्ट कैसा लग रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार जहाँ पर है, जिस भाव पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा डाउन साइड दिखता नहीं है, तो एक स्प्रेड जैसा प्लान हम लोग अभी कर सकते हैं। चूँकि अभी बाज़ार का रिवर्सल कंफर्म नहीं है, इसलिए लोअर रिस्क के साथ स्टडी को शुरू कर सकते हैं। हालांकि मेरा व्यू ऐसा है कि बाज़ार अगर रिकवर करेगा, मतलब बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा और यहाँ पर 15 दिन 20 दिन टाइम स्पेंड कर सकता है। ओवरऑल फरवरी ख़त्म हो रहा है, तो पूरा मार्च का टाइम शायद बाज़ार इसी रेंज के आसपास 1000 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसा करके टाइम स्पेंड कर सकता है। देन अप्रैल से मुझे लगता है मार्केट में एक नया रैली की स्टार्ट हो सकती है। लेकिन देखिए, बाजार हमेशा आपको और हमको बीट करता है, थोड़ा अर्ली शुरू हो जाता है अगर इसको मूवमेंट देना होता है तो, या थोड़ा डिले शुरू करता है तो एक दो स्टॉपर्स लग जाता है, फिर जब ट्रेंड स्टार्ट होता है ओके तो वहाँ पर फिर मिल नहीं पाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग छोटे क्वांटिटी के साथ, छोटे रिस्क के साथ मैं करना प्रीफर करूँगा, वो आप लोगों को वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक जस्ट मेरा व्यू है जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करके आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी ये CSV फाइल डाउनलोड कर लिया है। मैंने पी रेशियो के ऊपर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ओके, लास्ट वीक जो मैंने शेयर किया था, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने तमाम ये जो एक्सेल में है उसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, मतलब एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लिया है। निफ्टी 500 का, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछले वीक बताया था। और चूंकि पिछले वीक जो मैंने डिस्कस किया था तो एटलीस्ट 17 के आसपास हम लोग डिस्कस किए थे, जब इसका पी रेशियो माफ करो 20.42 था। ठीक है, तो एक वाजिब वैल्यू मुझे लगता है कि निफ्टी का जो लोअर वैल्यू है पी का इस पिछले 4-5 सालों के दौरान, वो 20 के नियर ही है, 20 के आसपास ही है। तो ऐसा लगता है कि एक अच्छे भाव पे मार्केट करेक्ट होके आ चुका है, फॉल होके आ चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल इसमें मिलना चाहिए। इम्पोर्टेंट हम सबके लिए क्या है पता है फ्रेंड्स, कि इस बार जो चलेगा वो शायद वो शेयर न चलें जो पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिए थे। दूसरा, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या उसी तरीके से चलेंगे जो पिछले साल चले? आई थिंक आंसर नो में होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैं समझ रहा हूँ। तो आपको कहाँ ध्यान रखना है, इसके पीछे भी एक रीजन आपको शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा कम अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा और लार्ज कैप के सेक्टर में देखने को मिलेगा, उस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, निफ्टी का पी है जो 20 के आसपास चल रही है, इस बार 20.26 हो गया, थोड़ा और कम हुआ है। तो देखिए, अगर बाजार इसी रेंज में रह जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है तो पी और नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 18-19 आ जाता है, तब तो खैर बहुत ही अच्छा वैल्यू होगा। लेकिन ये वैल्यू भी ठीक है, मतलब अगर यहाँ से भी आप एंट्री लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, ऑलरेडी आपने किया होगा तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये बात आती है यार, हमेशा तो आप लोग बोलते हो बाई करो बाई करो। अरे पहले ही बाई कर लिए हैं, अब कहाँ से बाई करें? तो अगर पहले ही बाई कर लिए हैं तो भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस होल्ड करना। इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो आपको देर सवेर अच्छा रिटर्न दे देंगे। लेकिन अगर खराब स्टॉक हैं, पैनी जैसा कुछ स्टॉक है, तो मैं नहीं कह सकते कि वो फ्यूचर में आपके साथ क्या सुलूक करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। करेक्ट? तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ जो सेक्टर हैं, ठीक है, और जैसे निफ्टी को मैं कई बार आप लोगों को बोला हूँ कि अगर निफ्टी 50 को देखना है, मार्केट को देखना है, तो बेटर है कि निफ्टी 500 देखो। क्या देखो? निफ्टी 500 देखो। तो मैं निफ्टी 500 का
यहाँ पर CSV फाइल डाउनलोड कर लिया हूँ, आप लोग भी चाहें तो इसको डाउनलोड करिएगा, है ना, हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ 21 फरवरी के अकॉर्डिंग, राइट, और इसकी पी रेशियो है अभी 22 के आसपास, नियर 22 के आसपास, और ना एकदम वाजिब लगता है मेरे को। क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं कोविड के आसपास इसकी जो पी था वो क्या था, तभी तो हमको लगेगा कि हाँ ये फेयर वैल्यू के आसपास है, ठीक है, क्योंकि कोविड के आसपास का ही एक पैरामीटर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो दिसंबर में लगभग 30 के आसपास था, 20 मतलब 19 में, फिर मार्च में आया था 25, ठीक है, ये 25 आया था फर्स्ट मार्च को, माफ करो, फर्स्ट लोअर सर्किट के डे के दिन, और 24 मार्च के दिन आया था ये ठीक 20 के बिलो। इसके बाद इसका पी बहुत नीचे नहीं आया है, अगर मुझे याद हो तो, क्योंकि लगातार हम लोग कई सारे सेक्टर को मैं देखते रहता हूं, तो कहीं बीच में मिस्टेक हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन ये 20 के नीचे मुझे ज्यादा दिखा नहीं है। 20 के नीचे एक बार 20 के आसपास 22 में और आया था, जब बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आया था। मतलब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ, इसी आसपास, ठीक है, 13 जून के आसपास, मतलब 22 के आसपास, ठीक है, तब 20 के आसपास आया था इसका पी रेशियो, ओके। और इसके बाद बाजार एक बार फिर से हायर साइड में मूवमेंट किया, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगेन मतलब मार्च 2023 में जब बाजार एक बार ऊपर जाके ऑल टाइम हाई टेस्ट करके अगेन नीचे आया था, तो ठीक है, इसको आप भी रीड करिएगा तो मजा आएगा। इस भाव के आसपास मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर अगेन ये 20 के आसपास आया था, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी इसके बाद 20 के आसपास से आया नहीं, ठीक है, अब अगेन ये 20 के आसपास आए, थोड़ा जगह बाकी है, हालांकि अभी हम 22 के आसपास देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार में थोड़ा डीप और पॉसिबल है, ठीक है, थोड़ा डीप मार्केट में और पॉसिबल है। तो अगर थोड़ा नीचे आ भी जाता तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगभग 2 या 3 पॉइंट और पी नीचे आ सकता है निफ्टी 500 में, ओके। तो इस तरीके से मैं इसको एनालिसिस किया हूं। तो ओवरऑल मैं एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट का फेयर वैल्यू वाकई में आ गया है कि नहीं। हालांकि थोड़ा सा हम अभी हायर प्राइस पे करेंगे अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है, ये नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट में लेके चलता हूं, इसको मैं बाद में शेयर करूंगा। ये है बैंक निफ्टी का, माफ करो, बैंकिंग शेयर का, ठीक है, निफ्टी बैंक का पी रेशियो जो अभी चल रहा है 12.85, मतलब 13 के रेंज में, इसको मैं लास्ट में बात करूंगा। दूसरा जो चल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये इसका पी चल रहा है 70। कोविड के आसपास काफी नीचे था इसका पी, अगर मैं आपको शेयर करना चाहूँ तो, अगर हम इसको देखेंगे तो, ठीक है, हम देखेंगे जुलाई मार्च अप्रैल में लगभग 40 के आसपास चल रहा था, ठीक है, अभी भी 70 चल रहा है। इसका मतलब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा रिटर्न कमाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो 40 का पी रहता तब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो हमको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता। तो ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा मैं ऑटो में देखूंगा तो ऑटो इंडस्ट्री को आप देखेंगे, इसका पी रेशियो 20 चल रहा है, ठीक है। और कोविड के आसपास क्या चल रहा था, फिर मार्च 22 में क्या चल रहा था, जून के आसपास, 23 में क्या चल रहा था, ये मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, ओके, चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। 16 के आसपास चल रहा था, 17 के आसपास चल रहा था कोविड में, माफ करो, है ना, अप्रैल मार्च में। इसके बाद आया ये 22, फिर मैं 22 का सीन देखूंगा। ये तो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पर दिखाया, आई थिंक ये गलत होगा, क्योंकि डेटा यही डाउनलोड हुआ है तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैं 22 के आसपास देखूंगा, और 22 के आसपास मैं जून को देखना चाहूँगा, जहाँ पर बाजार नीचे था। तो यहाँ पर 50 के आसपास इसका पी था, 55 के आसपास पी था, राइट। इसके बाद हम देखेंगे 23 में जब हम लोग नया इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे तो ये आसपास रहा, 32-33 के आसपास था। अभी अगर ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो इसका पी चल रहा है लगभग 20 के आसपास। इसका मतलब ऑटो स्टॉक ज़्यादा बेटर हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अनदर स्टॉक के अपेक्षा, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे स्टॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर हम उनको अवॉइड करें तो इनमें ज़्यादा अच्छा अपने को चांस मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने डाउनलोड किया हुआ यहाँ पर, ये कौन सा है मेरा, निफ्टी 200 का पी, फिर निफ्टी अल्फा का पी, फिर निफ्टी कमोडिटीज़ का, ठीक है। तो निफ्टी 200 को अगर मैं देखूं तो मैं बेटर कहूंगा कि आप 500 देख लो, सीधा सीधा सिंपल, ठीक है। इसको अवॉइड भी कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अभी इसका पी चल रहा है 25। कोविड के आसपास क्या चलता था, देखिए अभी अभी मेरे लिए बेंचमार्क ना
कोविड के आसपास, कोविड ही है, ठीक है, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा फॉल था वो कोविड में ही था, तो 20 के आसपास था। फिर अगर हम देखें जून 22 में क्या था, जून 22 में इसकी पी लगभग इसी आसपास था, ठीक है, 20 के आसपास। इसके बाद बाजार फिर से अगेन नया मूवमेंट किया, नया मूव शुरू किया, ओके, निफ्टी 200। फिर इसके बाद 23 में देखेंगे तो फिर इसी आसपास में था, अप्रैल मार्च में, जहां हम लोग नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। आप लोगों को याद होगा जब मैं 26 स्टॉक का लिस्ट शेयर किया था, तब उसमें से कई सारे मल्टीबैगर बने। मल्टीबैगर कहने का मतलब जिसमें 1000% का रिटर्न मिला है, 500% के भी स्टॉक्स हैं और 100%, 50% के तो तमाम स्टॉक रहे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका वाजिब वैल्यू के आसपास मुझे नजर आता है। अगर थोड़ा और नीचे रहता तो मतलब ज्यादा बेटर था, ओके। तो ओवरऑल देखेंगे ना, तो मार्केट ऐसा लगता है कि थोड़ा ही इसको नीचे की तरफ आने के लिए बाकी है, तो शायद एक आध डीप आपको देखने को मिल जाए, एक आध वीक आपको नीचे तरफ बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूं, तो जैसे मैंने पिछले बार आप लोगों को बताया था कि बाजार का 3 फेस में गिरावट आएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये नीचे आ जाता है, ये 22,500 के आसपास आ जाता तो बेटर है, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो शायद यहीं से रिकवर कर जाए। हो सकता है कि ऊपर से एक बार नीचे आ जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे, तमाम चीजें बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप अल्फा को देखेंगे तो निफ्टी अल्फा, राइट, और निफ्टी अल्फा का भी पी चल रहा है 31। कोविड के आसपास क्या चल रहा था भाई साहब, कोविड के आसपास आप देखेंगे तो ये चल रहा था 25 के आसपास। फिर जून के आसपास क्या चल रहा था, मतलब 22 जून के आसपास, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा था 20 के आसपास, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये इसके बाद आया था 23 में 15 के आसपास। तो जो अल्फा, जो हायर मोमेंटम वाले हैं, हाई बीटा वाले स्टॉक हैं, हाई बीटा से भी ज्यादा मूवमेंट करने वाले स्टॉक, ओके, उसका पी आ गया था नवंबर 23 के आसपास, ठीक है। 15 के बिलो भी आ गया था, आई थिंक एक दो जगह कहीं मैंने देखा है 15 के बिलो भी आया है, 14 के आसपास आया है, 13 के आसपास भी आया है। तो ये बहुत वाजिब वैल्यू रहा होगा उस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए जब आप उस समय इन्वेस्टमेंट किए, काफी फास्ट रिटर्न आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है 2023 में, आप लोगों को याद होगा। अभी चला है 30, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो हायर मोमेंटम वाले स्टॉक रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर में 1-2 साल में बहुत ज्यादा मूवमेंट किए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं उन स्टॉक पे मूवमेंट थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अभी भी ये मतलब महंगे लगते हैं, थोड़ा सा महंगा लगता है कंपेरेटिवली, कि ये थोड़ा और चीप रेट में आपको मिल सकता था, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो मैं एक पॉइंट एक स्लाइड में छोड़ दिया था, ये था बैंकिंग का। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो मुझे, अगर अभी के टाइम पे मैं कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग से बेटर, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर से बेटर और कुछ नहीं है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि आने वाला दिन ना सिनेरियो बैंकों के लिए बहुत बेटर होने वाला है। एक तो रेट कट हो रहा है, रेट कट हो रहा है, इसका मतलब देखो लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगा, ये थोड़ा सा इस सिनेरियो, इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल कर रहा हूँ कि जो सीन बन रहा है, रेट कट हो रहा है, तो इनको कम रेट में इंटरेस्ट, मतलब लोन मिलेगा। फिर जो कंपनी है, कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा तो कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो उनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी प्रॉपर टाइम पे पटेगा, एनपीए कम होगा, एनपीए कम होगा मतलब इनकी एसेट्स में सुधार होगा, ठीक है, मतलब इनके बैलेंस शीट में सुधार होगा, बेटर होगा अगर कोई खराब कर रहे होंगे तो, ओके। तो ये तमाम चीजें, एक सीन बनेगा, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और अभी लिक्विडिटी भी पुश करने वाला है आरबीआई, अभी एक अनाउंसमेंट भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, 80-85 हज़ार करोड़ रुपए फिर से डालने वाले हैं मार्केट में। तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट में पर्याप्त रहेगा, बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त रहेगा। तो ये जो सीन नजर आता है मेरे को पॉजिटिव नजर आता है। दूसरे पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोविड के आसपास अगर बैंकिंग शेयर का मतलब बैंकिंग स्टॉक्स की आप बात करेंगे तो 19 में इसकी 54 के आसपास चल रहा था इनकी पी रेशियो, ठीक है। इसके बाद मैं कोविड में बात करूं तो मतलब कोविड में क्या चल रहा था, ये 18-19 के आसपास चल रहा था, ठीक है, 18-19 के आसपास चल रहा था मार्च में, 22 में, 20 में। फिर 22 के आसपास क्या चल रहा था, 22 के आसपास मैं जून जुलाई की बात करूंगा, 22 के आसपास चल रहा था 17-18, ये देखो, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, इससे पहले ये जून जुलाई में 17-18 के आसपास पी चल रहा था। फिर मैं इसको ना 23 अप्रैल मई में ले जाऊंगा तो 16-17 के आसपास चल रहा था, ठीक है। इसके बाद तो क्या, इसके बाद तो इनकी पी रेशियो सबसे कम, मतलब लोएस्ट वैल्यू में अभी बैंकिंग शेयर मिल रहे हैं आपको। अगर मैं कहूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग थोड़ा और भी कमेंट करना, थोड़ा
टू वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना, शायद मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी रीडिंग है, मे भी गलत हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर बाजार चला तो बैंकिंग के अलावा अन्य स्टॉक भी चलेंगे, जैसे ऑटो है, ठीक है, हो सकता है एक आध और मैं सेक्टर एनालिसिस कर पाऊं तो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मुझे जो सीन नजर आता है वो फिनेंशियल, कंप्लीट बैंकिंग और एनबीएफसी और सर्विसेज वाले, ठीक है, जैसे बीएससी वगैरह, ओके, जो मतलब ब्रोकिंग वाले कंपनियां, ठीक है, एनबीएफसी और शायद इंश्योरेंस कंपनी भी ये सब चल सकते हैं, ओके, ओवरऑल। दूसरा ऑटो इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ठीक है, ऑटो इंसलरी वाले स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी अच्छे स्टॉक भी फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, जिनके बारे में मैंने एक 25-30 स्टॉक का कम्बो सेट मैंने बना के आप लोगों को शेयर भी किया है। उसमें से मदरसन, सुमी वगैरह स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, और मारुति जैसा स्टॉक्स भी उसमें होंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप पूरा मार्केट को देखोगे ना, थोड़ा डीपली आप देखने की कोशिश करोगे तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कर दिए सर, अब तो पैसा है ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो भी मैं कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे क्वालिटी के शेयर आप रखिए। अगर कुछ क्वालिटी वाले शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको निकाल के आप इन सेक्टर वाले स्टॉक्स में जा सकते हैं। अब आपके पास जो सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर कौन सा स्टॉक परचेस करें, तो अगर आप चार्ट वाइज बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाते तो सिंपल सा जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक नजर आते हैं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आईसीआईसी बैंक अच्छा नजर आता है, कैनरा बैंक अच्छा नजर आता है, प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसी बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर में कैनरा बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा नजर आता है, एसबीआई अच्छा नजर आता है, एचडीएफसी बैंक भी, कोटक बैंक भी बहुत अच्छा नजर आता है फिलहाल, क्योंकि कोटक बैंक 2-3 साल से चला नहीं है और अब ये स्टॉक्स में मुझे लगता है मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। ऑटो स्टॉक्स में मारुति जैसा स्टॉक्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, टाटा मोटर्स ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, तमाम चीजें, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी आप लोगों को कुछ क्लू मिला होगा कि हाँ मार्केट में कितना आने वाले दिनों में हमें और कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिल सकता है मोमेंट। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने अभी बात किया स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा अभी एक रीजन अभी शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट स्लो होगा। इसका एक रीजन जो मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है, देखा है, वो मैं क्या आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैं दूसरा स्लाइड ओपन कर लेता हूं निफ्टी के लिए, ठीक है, उसमें मैंने चार्ट ड्रा किया है, इसलिए देखो ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है, करेक्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि मार्च के आसपास, मार्च 2020 में कोविड आया, और कोविड में सबसे जो पहले डबल हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पॉज करो, और मतलब पैसा जिसने डबल किया, ठीक है, वो कौन सा स्टॉक है, आगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लार्ज कैप ही एक स्टॉक है, क्लू दे देता हूं, सबसे पहले 3 महीने में पैसा डबल हो गया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, और जिन्होंने मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे कोविड के आसपास से, उन लोगों को पता होगा कि कौन सा स्टॉक था, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, जो कमेंट करेगा उस कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूंगा, हार्ट भी दूंगा, ताकि आप लोगों को उसका आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक कमेंट आप करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे रहे कि कोविड के बाद सबसे पहले मूवमेंट किए लार्ज कैप, उसमें से एक स्टॉक जो 2-3 महीना में डबल हो गया, सबसे पहले डबल हुआ, और लार्ज कैप स्टॉक, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि कोविड के बाद बाजार इस तरीके से मूवमेंट शुरू किया, ठीक है, 1 महीना में गिरा और 6 महीना बाजार ऑल टाइम हाई बना दिया, राइट। अब फ्रेंड्स जब ये चला उस समय ना केवल लार्ज कैप चले, मार्केट तो चला, इसमें जो चले वो केवल लार्ज कैप चले, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा मूवमेंट की, ज्यादा नहीं, हालांकि वो भी डबल टिबल हुए, ओके। इसके बाद रूस यूक्रेन का वार आ गया, बाजार कुछ इस तरीके से चार्ट में फंस गया। इसके बाद बाजार में फिर से इस तरीके से टर्न शुरू हुआ, न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना शुरू किया बाजार, और इस रेंज के आसपास, मतलब 23 मार्च 23 और जून जुलाई 22, यहां से पूरा एक्युमुलेट हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप, और इसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप मूवमेंट शुरू किए, बड़ा रैली शुरू किए। तो मैं कह रहा हूं कि अभी जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ऑल टाइम हाई से शायद ऊपर भी चले जाए, तो पहले लार्ज कैप चलेंगे, देन लार्ज कैप से प्रॉफिट बुकिंग होगा, तब स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे। कुछ इसी टाइप का सीन मुझे लगता है क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप कोविड के बाद की चार्ट देखेंगे, मैं एग्जांपल के लिए एचडीएफसी ले लेता हूं, एचडीएफसी बैंक ले लेता हूं। एचडीएफसी बैंक को देखेंगे फ्रेंड्स, कोविड के बाद ना
केवल 1-1.5 महीना में ये मूवमेंट किया, मतलब सॉरी 6-7 महीना में मूवमेंट किया। इसके बाद ना आप देखेंगे तो कुछ खास इसमें मूवमेंट आया नहीं है। 8-10% किया तो यूँ कहें कि नेगेटिव रिटर्न भी दिया है इसने, राइट, ओवरऑल। तो कुछ खास रिटर्न इसने दिया नहीं। तो इसी टाइप के कुछ स्टॉक्स रह गए। इसी टाइप का आप कोटक बैंक को देख लो, कोटक बैंक भी कुछ खास किया नहीं। बजाज को देख लो, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, ये लोग कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। ठीक है, चला कौन, रिटर्न कौन सबसे पहले दिया, जो सबसे अच्छा दिया। ठीक है, मतलब इस दौरान जब बाजार साइडवेज था, बाजार साइडवेज करने का मतलब कि ये स्टॉक जब लार्ज कैप स्टॉक साइडवेज है तो रिटर्न कहां दिया, रिटर्न दिए मिड कैप स्मॉल कैप। इसका मतलब समझ रहे हैं कि स्मार्ट मनी शिफ्ट हुआ होगा स्मॉल कैप मिड कैप में। देखिए पैसा तो है सबके पास, लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट जरूर हो रहा होगा या हुआ होगा, आई थिंक। ठीक है, तो कुछ मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको भी समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब वापस आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। ओके, तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो फ्रेंड देखो कि ये निफ्टी का चार्ट है। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कई सारे वीडियो में डिस्कस किया था कि बाजार 3 स्टेप में नीचे आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ना पूरा नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इसी का कंसर्न है। अगर एक गलती से 22,500 के रेंज में नजर आ जाता है ना, या हो सकता है एक पैनिक हो, 1-2 दिन में हो सकता है कुछ पैनिक हो, क्योंकि बाजार भी इस रेंज के नीचे जा नहीं रहा है। ठीक है, शायद जाए, लेकिन वही इसका बॉटम भी हो सकता है। 22,300 एक तो 20 ईएमए है मार्केट का। ठीक है, मतलब निफ्टी का 20 ईएमए है। ओके, मंथली चार्ट भी देखोगे तो 22,000 के मैं इसको फॉलो करता हूँ 20 ईएमए को। 20 ईएमए से नीचे जनरली बाजार बुल रन में नीचे जाता नहीं है। मैं पहले इसके ऊपर क्लास भी लेता था, आप लोगों को पता होगा जो पहले ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, कि अगर बुल रन है तो उसके फर्स्ट फॉल आता है 20 ईएमए के आसपास। 20 ईएमए ब्रेक करता है तो फिर 200 ईएमए की तरफ जाता है। अभी 20 ईएमए के आसपास बाजार आके रुका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा फ्रेंड्स। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, पहले तो मैं यहां पर जो मेरे लिए लेवल है वो 22,500 है। अब चूंकि देखो पिछले 4-5 महीने से बाजार लगातार रेड कैंडल बना रहा है, मैं इस चार्ट पे लेकर आता हूँ। पिछले 4-5 महीने से बाजार रेड कैंडल बना रहे, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार 4 महीना अगर पूरा मार्केट को, इंटायर मार्केट देखो आप, मतलब आप देख लो आप, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है, जब से आपके पास चार्ट होगा, ठीक है, 1991 से, ओके, तब से लगातार 4 महीने इसका रेड कैंडल बना नहीं है। पिछले बार ही मैंने बात किया था। ठीक है, मतलब इस सेटअप को छोड़ के तो डोजी है। अभी एक्सपायरी भी आ रहा है, एक्सपायरी वीक होगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर बाजार रिकवर करेगा तो फिर से डोजी जैसा कैंडल बन सकता है। इसका मतलब समझ लेना कि बाजार नीचे नहीं है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में अगर मंडे उंडे से एक आध फॉल मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं कहूंगा ना कि इसमें एक फिक्स लॉस के साथ स्प्रेड बना सकते हैं, और मैं देखूंगा ऊपर की तरफ। तो ये 23,700 के रेंज के आसपास का मैं टारगेट देखूंगा। अगर ये 23,700 के ऊपर टिक गया, 23,700, 24,200, इस रेंज में ना कोई ट्रेड बनाने लायक नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि जब बाजार यहां पर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तभी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अदरवाइज यहां पर ब्रेकआउट देके फेल होके अगेन न्यू लो की तरफ आ जाए, क्योंकि बाजार नीचे की तरफ जगह छोड़ के जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जगह कंप्लीट करके जाता, अगर 22,500 से रिवर्स होता, ठीक है, तो मैं कहता कि यहीं से बाजार रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा बाजार अपनी ले जगह छोड़ गया है। अगर ये बाजार छोड़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, रिस्क कम कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, ट्रेड को, मार्केट को हायर साइड जाने के लिए छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि एक मोमेंट यहाँ पर बढ़िया आने वाला है, क्योंकि लगातार 4-5 महीने से बाजार नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा है। मे बी अगर इसकी एक्सपायरी 22,500 की तरफ आता है तो डोजी जैसा कैंडल बन जाएगा। ठीक है, 22,500 के आसपास आ जाता है तो डोजी जैसा कैंडल बन जाएगा, फिर हैमर जैसा कैंडल बन जाएगा 600 के आसपास क्लोजिंग दे देता है तो। ठीक है, एक्सपायरी थर्सडे को करा के फ्राइडे के दिन थोड़ा सा और पॉजिटिव होके, मतलब क्लोजिंग पॉजिटिव दे सकता है। ये जस्ट मेरा अजम्पशन है, मे बी रॉन्ग हो जाए, मे बी सही हो जाए। सही हो जाएगा तो जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, रॉन्ग हो गया तो जो भी मैं मार्केट को देना चाहता हूँ, सिंपल। इससे ज़्यादा मेरी कोई और लॉजिक यहाँ पर है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट शेयर करता हूँ कि मैं इसमें स्ट्रेटजी क्या, मतलब मुझे बनाना चाहिए, मुझे इसमें एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए।
स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सा मैं बोलूंगा, स्प्रेड, सिंपल स्प्रेड या तो बाई के साथ बना लो या फिर पुट के साथ बना लो। ओके, नीचे गिर जाएगा ना, अगर मान लो 22,500 आ जाता है मार्केट, तो मैं बाई के मान लो कि कल बाजार ओपन होगा और किसी कारण से बाजार नीचे की तरफ आ जाता है, ट्रम्प उरम साहब वैसे भी रोज धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि 22,500 की तरफ आ जाए। 22,500 की तरफ आएगा तो मैं एक बाई करूंगा कॉल, ठीक है, एक कॉल सेल करूंगा। मैं इस टाइप का स्प्रेड बनाऊंगा। रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:3 या 1:4 रखूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके रखूंगा। अगर बाजार नीचे नहीं जाता है तो मैं यहीं से प्लान करूंगा, बाजार ऊपर जा रहा है तो यहीं से मैं प्लान करूंगा, ठीक है। मतलब इसमें एक पुट सेल करूंगा और एक पुट बाई करूंगा, एक पुट बाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा रिस्क हो जाएगा फ्री, ठीक है, मतलब फ्री नहीं, मतलब कम रिस्क हो जाएगा, लिमिटेड रिस्क हो जाएगा। तो मान लो कहीं से बाजार ऊपर जाता है तो मैं बेचूंगा 23,500 का, 709 का ये है, ओके। और इधर का मैं कोई बाई करूंगा, इधर का, ठीक है, इधर का मैं कोई बाई करूंगा, थोड़ा और भी नीचे मैं बाई कर सकता हूँ नीचे। देखो वैसे तो मैं पहले स्प्रेड बनाता था इसको, तो रिस्क रिवार्ड इसका बहुत अच्छा बनता था 1:4। मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा, इसमें करूंगा तो लगभग 13 दूनी 26 मतलब 13 42, ठीक है। तो अगर ए फिगर बनता है तो ही मेरे लिए 1:3 का फिगर बनता है, ठीक है। कम क्वांटिटी करूंगा क्योंकि 75 का लॉट है ना, 75 क्वांटिटी का लॉट है। तो पहले जो हम लोग रिस्क ट्रेड बनाते थे 5,000 के हिसाब से, वही यहाँ पर फिगर बन रहा है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर 2 या 3 लॉट करूंगा, 50,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बाजार टॉप तक चले जाए, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, अगर इसी रेंज में क्लोजिंग दे देता है तो ठीक है, मतलब एक्सपायरी तक अपन 5-6 हज़ार रुपये का रिस्क ले लेंगे। नीचे आ जाएगा तो हमारा पूरा 14,000 का रिस्क हो जाएगा। नीचे आ जाएगा तो अब तो मेरे को फिर से ऊपर की तरफ का ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। मैं करूंगा हायर साइड का ट्रेड प्लान, नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान मेरे लिए नहीं है। तो ये मेरा रहेगा फ्रेंड्स प्लान, मतलब ट्रेड रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो नीचे आ जाता है मार्केट तो मैं एक करूंगा बाई, ठीक है, थोड़ा ऊपर की साइड का बाई करूंगा, मतलब 23,000 के आसपास का बाई करूंगा, मतलब हायर रिस्क रिवॉर्ड का प्लान करूंगा मैं। और उसके ऊपर का, या फिर मैं नेकेट कॉल भी बाई करके छोड़ दूंगा, मतलब 13-14-15,000 का रिस्क लगा के नेकेट कॉल बाई करके भी मैं छोड़ने वाला हूँ इसमें, ठीक है। या फिर मैं एक्स्ट्रा कॉल बाई करके इसको छोड़ने वाला हूँ। अदरवाइज अगर ये प्लान रहेगा तो मैं इस तरीके का कुछ प्लान कर लूंगा इसमें, ठीक है। तो 1:3 के आसपास का ये भी ट्रेड बन जाएगा, राइट। लेकिन मैं थोड़ा OTM के साइड प्लान करूंगा इसको। तो जितने लोगों को पता होगा ये स्प्रेड बनाने का आइडिया, उन लोग इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। और ध्यान ये रखेंगे कि कम क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कम क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, आपका ट्रेड अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। ऐसे प्लान के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपको इस जो रिवर्सल का फायदा उठाना है तो। लेकिन टारगेट 23,700 500 के आसपास ही रहना चाहिए। उसके ऊपर का टारगेट मुझे लगता है एक आध सप्ताह वेट करके ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अपन 23,700 की तरफ का रिकवरी का उम्मीद मैं मार्केट में देख रहा हूँ। आई होप ये पूरा ऑल सिनेरियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। मैं कंटिन्यू वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रोज ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लाइव कंप्लीटली बंद है, ठीक है। मैं अभी ट्रेड प्लान मैं अपने से करता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास। और मतलब कुछ ना कुछ, इतने दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये महीना मेरा काफ़ी अच्छा गया है, और इसलिए अच्छा गया है क्योंकि मैं सेल्फ ट्रेड कर रहा हूँ। पहले लाइव में ट्रेड करता था, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी प्रेशर आता था। मैंने लोगों को भी बताया जो मेरे साथ लाइव में ज्वाइन करते थे उन लोगों को। लेकिन हाँ, जो भी मैं करता हूँ, जो ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर देता हूँ लोगों को कि आप इस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक मेरा सेपरेट ग्रुप है जिन्होंने मेरे साथ अकाउंट ओपन किया है, चाहे तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा या मोतीलाल ओसवाल का। मैंने मोतीलाल ओसवाल से टाई अप किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करके ज्वाइन भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं वाइंड अप। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।